नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री के यूज को समझेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड को ही ब्रेक करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को ड्राइव करेंगे। देन हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और किसी एंगल के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड्स को समझेंगे। और फिर हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के रेशियोज को समझेंगे, यानी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स को पढ़ेंगे। और फिर इन रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है उस पर भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि किसी एक ट्रायंगल में किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड्स उस एंगल को बना रही हैं, अगर उनको हम एक्सटेंड करें या उन साइड्स को हम छोटा करें तो क्या उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। और आखिरी में हम यह भी सीखेंगे कि अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई एक रेशियो भी पता है तो क्या हम रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत इस 11th क्लास के क्यूरियस बच्चे से करते हैं जो एक गार्डन में बैठ के गौतम बुद्ध जी की स्टैचू को निहार रहा होता है। इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या बिना स्केल का यूज करे, बिना मेजरमेंट स्केल का यूज करे, ये गौतम बुद्ध जी के स्टैचू की हाइट को फाइंड किया जा सकता है। अब देखिए कंडीशन ये है कि जो बच्चा है ये स्टैचू से कितनी दूर पर है, ये बात इसको पता है। बात समझ में आ रही है। ये जो बच्चा है ये स्टैचू से कितनी दूर पर बैठा है ये इसको पता है। इसको स्टैचू की हाइट फाइंड करनी है। तो इसके दिमाग में एक बात आती है कि यार जब हम इस स्टैचू को देखते हैं तो कौन कौन सी लाइंस हमें दिखती हैं। तो देखिए जब हम इस स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो एक इस तरह की लाइन कुछ दिखेगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है भाई। जब ये बेस को देखेगा तो ये एक लाइन दिखेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा और बताइए, अगर हम इन दोनों ही लाइंस को आपस में मिला दें तो क्या बनता है? सर एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ना किसकी, बच्चे की स्टैचू से, ये इसको पता थी। समझ में आई बात या नहीं? हाँ सर समझ में आई। अब ये सोच रहा है कि जो मैथ्स हमने क्लास 10th में पढ़ी है उसमें एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और जिसमें इस बच्चे ने पढ़ा है कि ट्रायंगल्स की साइड्स को हम फाइंड कर सकते हैं अगर एंगल और कोई दूसरी साइड पता हो। तो ये सोचता है कि यार अगर ये एंगल हम फाइंड कर लें तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लग सकता है। तो पता है ये क्या करता है? ये जाता है अपने टीचर के पास और एक इंक्लाइनोमीटर का जुगाड़ कर लेता है। किसका? इंक्लाइनोमीटर का। इसका यूज करके, इंक्लाइनोमीटर क्या होता है? एंगल को मेजर करने की एक मशीन। अच्छा भाई, इसका यूज करके ये एंगल को भी फाइंड कर लेता है और एट लास्ट ये इस स्टैचू की हाइट को भी फाइंड कर लेता है। तो हमने ये देखा कि डेली यूज में किस तरह से इस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इसमें जो आपको ये शिप दिख रहा है, ये शिप के कैप्टन को पता चलता है कि अंडर वाटर एक सबमरीन टहल रही है। अच्छा भाई, ये जो सबमरीन है ये काफी खतरनाक हो सकती है इस जहाज के लिए। तो कैप्टन क्या करता है? पहले कैप्टन इसकी इंक्लाइंड डिस्टेंस को देखता है। अच्छा भाई, अब ये जानना चाहता है कि ये जो सबमरीन है ना, ये सबमरीन कितनी देर में इसके बॉटम पर पहुंच जाएगी। कुछ समझ पा रहे हो? कितनी देर में इस शिप के बॉटम पर पहुंच जाएगी। ये जो कैप्टन साहब हैं ये बहुत ही टैलेंटेड हैं और इनकी मैथ्स बहुत ही अच्छी है। तो ये इस एंगल को फाइंड करते हैं और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना सबमरीन की, इस डिस्टेंस को ये बहुत ही इजीली फाइंड कर लेते हैं यूजिंग हिज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स विच इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आई बात? कहां कहां पर ये इस्तेमाल हो रही है। देखिए हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, या तो वो बड़ा मार्बल कंस्ट्रक्शन हो या वो कोई छोटी बिल्डिंग हो, हर जगह पर मैथ्स यूज होती ही होती है। और उसमें जहां भी आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखे वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आनी ही आनी है। देखिए अगर हम इस नॉर्मल से ब्रिज की बात करें तो जो इसका
प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा या वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से वर्क कर रहा होगा, इंजीनियर्स ने किस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करके इसके वेट को बैलेंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पिलर दिख रहा है, इसका इस पिलर पर सारा का सारा वेट अगर रुका हुआ है तो यहां से अगर हम ध्यान से समझें तो इस ब्रिज के अगर हर एक पॉइंट को ध्यान से समझा जाए तो हम देखेंगे कि कई सारे ट्रायंगल्स हमें बनते हुए दिखेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? कई सारे ट्रायंगल्स हमको बनते हुए दिखेंगे। ये सारी ही कैलकुलेशंस जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्किटेक्चर्स हैं वो करते हैं और बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं और सक्सेसफुली बनाते हैं। अगर हम नॉर्मल बात भी करें कि ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये जो इंक्लिनेशन है ये इंक्लिनेशन कैसे निकालेंगे, हर जगह पर हमें ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखता है और जहां पर ट्रायंगल फॉर्म होता है वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ ही जाती है। देखिए इस तरह के कंस्ट्रक्शन भी आपने कई जगहों पर देखे होंगे। ये क्या है? ये जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनकी हेल्प के लिए इस तरह के रैंप को बनाया जाता है कि वो बहुत ही आसानी से, देखिए बहुत ही आसानी से किसी ऊंची जगह पर चढ़ पाएं या वहां से उतर पाएं। अगर हम इसमें देखें तो कई सारी चीजें आपको दिखती हैं। इसकी लेंथ दिखती है, दिख रही है, इसका इंक्लिनेशन भी दिखता है, ग्राउंड से दिख रहा है। इस तरह से रैंप की लेंथ कितनी रखी जाए, किस पर्टिकुलर एंगल पर इसको इंक्लाइन किया जाए, इन सारी ही बातों की कैलकुलेशन में हमें ट्रायंगल दिखता है और जहां पर ट्रायंगल दिखता है वहां पर ट्रिग्नोमेट्री दिख जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में भी हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का भर भर के इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग फ्लाइट इंजीनियरिंग की बात करें कि भाई जहाज किस तरह से टेक ऑफ करेगा, उसका ग्राउंड से क्या एंगल होगा कि वो अपनी रिक्वायर्ड स्पीड को ऑब्टेन कर पाए, या वो अगर ऊपर से आ रहा है तो किस एंगल पर आए कि वो अपने रिक्वायर्ड रनवे की पोजीशन पर पहुंच जाए, कितने टाइम में पहुंच जाए, वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी। ये सारी ही बातों का जवाब पायलट को या एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को कौन देता है? ये ट्रिग्नोमेट्री ही देती है। देखिए किस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, इस बात को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। ये देखिए एक प्लेन है और ये किस तरह से टेक ऑफ कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, ये सभी आपको फिगर में दिख रही हैं। उसी तरह से एक लैंड करता हुआ प्लेन भी आपको दिख रहा है और वो सारे ही फैक्टर्स जो उसके टेक ऑफ, लैंडिंग या फ्लाइट टाइम में रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। चीजों को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। आप इन बातों को ध्यान से सुनकर खुद से इमेजिन करिए कि ये सारी चीजें किस तरह से काम करती होंगी। अब देखिए आप सभी लोग वीडियो गेम्स को खेलते होंगे, बट जो वीडियो गेम डेवलप करता है, देखिए आपके खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो गेम डेवलप करने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होता है। आपके पास रिमोट कंट्रोल होता है, आप बटन दबाते हैं और आपका कैरेक्टर आपके हिसाब से काम करने लगता है। बट जो उन वीडियो गेम्स को डेवलप करता है कि आपके एक बटन दबाने पर उसका मूवमेंट किस तरह का होगा, वो किस तरह से चीजों को सोचता होगा और किस तरह से कोडिंग्स को करता होगा। एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने ऐसा अज्यूम करा कि ये जो है एक मेरी स्पेसशिप है, ठीक है। इस स्पेसशिप को इस ऑर्बिटल में जाना है, इंटर करना है और इसके चक्कर लगाने हैं। हमारे लिए देखना और समझना कितना आसान है कि भाई स्पेसशिप को इसमें ले जाएंगे और चक्कर लगवाने लगेंगे। बट जो डेवलपर है अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात को समझिएगा। पहले तो ये शिप यहां पर आएगा, किस तरह से ये शिप यहां पर आएगा, उसके बाद इस शिप को रोटेट भी कराना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक इनिशियल पोजीशन ये ए है और इसकी जो सेकेंड पोजीशन है वो बी है। अब जो डेवलपर है वो किस तरह से सोचेगा, देखिए ये जो ऑर्बिटल है इसका ये सेंटर हो जाएगा, सही है भाई। यहां से ये जो डिस्टेंस है ये बेटा आर हो जाएगी, रेडियस, ठीक है ना। ये इस शिप की इनिशियल पोजीशन है और यहां से अगर हम इसको मिलाएं तो हमें एक ट्रायंगल दिखता है। समझ में आ रही है बात? अब जहां पर भी ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी। ये साइड कैसे निकाली जाए या ये साइड कैसे निकाली जाए,
ये जो चीजें हैं, ये जो कैलकुलेशन ऑफ लेंथ है या कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर डेवलपर्स को कौन देता है? बेटा ट्रिग्नोमेट्री ही देती है। बात समझ में आई? चलिए इसी तरह से एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए ये एक मेरा स्पेसशिप था, बढ़िया भाई। एक दूसरा दुश्मन का स्पेसशिप भी हमें दिखता है, वीडियो गेम की बात कर रहे हैं, दुश्मन का स्पेसशिप भी हमको दिखता है। अब आप यानी जो वीडियो गेम खेल रहा है वो कुछ एक्शंस को लेगा, वो या तो इस स्पेसशिप पर जाएगा या वो स्पेसशिप इसके पास आएगी, वो इस पर गोलियां चलाएगा। मतलब देखियो, जब कोई आदमी फायर करेगा तो वो कितनी देर में वहां पर फायर पहुंचेगा, या ये स्पेसशिप यहां पर जाना चाहती है तो उसको कितनी डिस्टेंस चलनी होगी, कितने टाइम में वो वहां पहुंचेगी। आप बटन दबाते हैं, आप खेलते हैं, लेकिन जो उसके पीछे का प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं होता है। देखो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है? ये एक ग्राफ है। ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें हम लोग किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस पॉइंट की लोकेशन देनी है कार्टेशियन प्लेन में, तो क्या कहेंगे भाई? इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए। 4,5। बहुत बढ़िया, 4,5। ये ऑर्डर पेयर में हमने इसको लिखा। ये 4 क्या है? 4 है भैया एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, और 5 क्या है? 5 है वाई एक्सिस की डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या दिखता है? सर हमें एक ट्रायंगल दिखता है। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हम इस साइड को नहीं फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल फाइंड कर पाएंगे। अब क्या करते हैं, अपने स्पेसशिप को और जो हमारा एनिमी का स्पेसशिप था, दोनों को ही इस ग्राफ पेपर पर फिट करते हैं। अब हमें दोनों की ही लोकेशन बहुत इजीली दिख रही है। अगर हम ये अज्यूम करें कि मेरा स्पेसशिप ओरिजिन पर है और जो हमारा एनिमी का स्पेसशिप है वो किसी इस पॉइंट पर है, इसको हमने O बोल दिया, इसको हमने पॉइंट P बोल दिया, ठीक है। जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0,0 होंगे, बहुत बढ़िया। और P के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या दिख रहे हैं? कुछ इस तरह से है बेटा ये। तो ये हमें दिख रहा है 5,6। क्या दिख रहा है? 5,6। अब आप लोग बताइए कि क्या हम ये डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते? मेरे स्पेसशिप से एनिमी के स्पेसशिप की जो डिस्टेंस है क्या नहीं फाइंड कर पाएंगे? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। आपको x की डिस्टेंस पता है, y की डिस्टेंस भी पता है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस तरह से हम अननोन साइड्स को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह पर ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हैं, और ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हैं तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। बात समझ में आई? देखिए ये आपका होमवर्क है भैया, समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री इन क्रिमिनोलॉजी, ये आपका होमवर्क है कि ट्रिग्नोमेट्री क्रिमिनोलॉजी में किस तरह से यूज होती है। कि भाई कोई एक्सीडेंट हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से यूज होगी, किसी का मर्डर हुआ, फॉर एग्जांपल बुलेट चली, तो जो ब्लड है वो ब्लड किस तरह से गिर रहा है, वो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से यूज होगी। ये सारी बातों को आपको गूगल करके पढ़ना है और समझना है, और ना समझना है तो टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना है। बात समझ में आई? ये आपका होमवर्क है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज दिखता है। तो एस्ट्रोनॉमी शुरुआत ही यहीं से हुई थी। दूर दूर के जो स्टार्स हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी डिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाए। फिर हम देखते हैं नेविगेशन, म्यूजिक थ्योरी, एक्वेस्टिक, ऑप्टिक्स। ये देखो म्यूजिक थ्योरी, एक्वेस्टिक, ये सब में कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर के कान तो होते नहीं है ना, तो जो हम बोल रहे हैं वो किस तरह से सुन पा रहा है, ठीक है ना। तो ये काम किस तरह से होता है? जो साउंड है वो साउंड वेव की फॉर्म में चलता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर ऑप्टिक्स लिखा है तो लाइट का भी डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर, जहां पर वेव इन्वॉल्व है। समझ रहे हो? वेव इन्वॉल्व है। सिस्मोलॉजी में भी वेव इन्वॉल्व है। अर्थक्वेक की स्टडी ही सिस्मोलॉजी है। सिस्मोलॉजी में वेव ही तो ट्रेवल करती हैं, डिस्ट्रक्शन का कॉज वही तो होता है। उसी तरह से ओशिनोग्राफी में भी वेव्स आ रही हैं। तो जहां जहां पर वेव्स का इंट्रोडक्शन आ रहा है वहां वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ रहा है। देखो ये कुछ इस तरह से वेव्स को हम समझ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर लिखा है कंप्यूटर ग्राफिक्स, या आपके मेडिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज है। एक्सरे में, एमआरआई में किस तरह से बहुत ही क्लियर फोटो को लिया जाए कम से कम स्पेस में, मैक्सिमम जूम की फॉर्म में, इस तरह की चीजों में भी ट्रायंगल्स का यूज होता है। और जहां पर ट्रायंगल्स आता है वहां पर कौन आता है? अब तक आप लोग समझ गए होंगे, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो भाई जब इतना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है तो हम लोग इसको पूरी इज्जत के साथ पढ़ेंगे, पूरा सम्मान देंगे, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में।
ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वाले कई सारे वर्ड्स को लेके और अपने हिसाब से बना देते थे। तो अगर हम इसकी मीनिंग को समझे तो ट्राई का मतलब हो गया भाई 3, सही है ना। गॉन का मतलब आपकी बुक में भी यही दिया है, गॉन का मतलब साइड्स। 3 साइड्स वाला कौन होता है बताओ? 3 साइड्स वाला होता है ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, तो ये बात हो रही है ट्रायंगल की, ठीक है ना। और ये जो मेट्री है ना, ये मेट्री बना है मेजर से, और मेजर का मतलब होता है नापना। समझ में आ रही है बात या नहीं? यानी कि ट्रायंगल्स के मेजरमेंट पर हमें बात करनी है। बात समझ में आई? 3 साइड वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल का मेजरमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल पर बात करनी है। तो जब ट्रायंगल के मेजरमेंट पर बात करनी है तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है समझ रहे हो? हम यहां पर स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और बचे हुए 2 एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे, यानी एक्यूट एंगल होंगे। ठीक, इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। कोई एक एंगल को पकड़ते हैं। इस एंगल ए की अगर हम बात करें तो ये एंगल ए, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये एंगल ए, इसको कौन कौन सी साइड बना रही है ये समझते हैं। इसको बना रहा है बेटा AC, AC और AB। बात समझ में आई? सही है भैया, बहुत बढ़िया। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी जो साइड होती है वो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है, और इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बताओ सब लोग? इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग क्या होती है हाइपोटेन्यूज की? HYPOTENUSE, सही लिखे हैं, हाइपोटेन्यूज। सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो A है इसमें एक साइड AC, वो हो गई हाइपोटेन्यूज। दूसरी साइड जो AB है ये कहलाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। क्या कहलाएगी? एडजेसेंट साइड। क्यों? क्योंकि ये साइड तो एंगल को बना रही है ना। बहुत बढ़िया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे। समझ में आ गई बात? सही है भाई। और जो बची, कौन सी साइड बची? पर ये एंगल A के अपोजिट वाली साइड बची, कौन है? BC। इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, यानी ये हो गई हमारी अपोजिट साइड। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ये जो अपोजिट साइड है इसको परपेंडिकुलर लिखा हुआ भी मिले, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर। और ये जो एडजेसेंट साइड है ना, ये आपको बेस लिखा हुआ भी मिल सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, परपेंडिकुलर और बेस भी यही बन जाएंगे। आप देख लीजिए, जो साइड 90 डिग्री बना रही है, जो वर्टिकली खड़ी है वो परपेंडिकुलर, जो लेटी हुई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो बेस, और जो बचा वो हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रही है या नहीं? अभी तक कोई डाउट है बेटा? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए और टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपने डाउट्स को पूछ लीजिए। और अगर कोई डाउट नहीं है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम लोगों ने बात करी एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल A के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड, बेस और हाइपोटेन्यूज की। अब इस एंगल A को ना लेके अगर हम इस एंगल C की बात करें तो क्या चेंज हो जाएगा, इस बात को भी समझ लेते हैं। अब देखो, हमने एंगल को बदल दिया, अब हम इस एंगल C की बात कर रहे हैं। किसकी? ये जो एंगल C है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर एंगल C की बात कर रहे हैं तो ये बताओ क्या 90 डिग्री वाला भी एंगल बदल रहा है? नहीं सर, वो तो अपनी ही जगह पर है। यानी ये साइड क्या होगी सर? ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगी, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जब हम एंगल C की बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट कौन सी साइड दिख रही है आपको? सर हमें AB दिख रहा है, तो AB क्या हो जाएगी? सर AB अपोजिट साइड हो जाएगी। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड टू एंगल C। बहुत बढ़िया। तो भैया ये बताओ, इस बार एंगल C को बना कौन कौन सी साइड रही हैं? सर एक तो ये साइड AC हो गई, दूसरी ये साइड हो गई हमारी BC। तो AB तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो BC क्या होगी? सर BC होगी एडजेसेंट साइड। बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया भाई। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि किसी एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हो सकती हैं। एक हो गया हाइपोटेन्यूज, दूसरा हो गया अपोजिट साइड, तीसरा हो गया, बोलो, तीसरा हो गया एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड को ही कहीं कहीं पर परपेंडिकुलर लिखा हुआ मिलता है
और एडजेसेंट साइड कहीं कहीं पर बेस लिखा हुआ मिलता है और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, अपोजिट साइड को लिख रहे हैं ओ, समझ में आई बात, एडजेसेंट साइड को लिख रहे हैं ए, ठीक, और हाइपोटेन्यूज को लिख रहे हैं बेटा एच, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो तीन साइड्स हैं इनके हम कितने पॉसिबल रेशियो निकाल सकते हैं, जरा इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम इस O को H से डिवाइड करें और A से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा O अपॉन A, और बताओ O अपॉन H। बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया भाई। अब इस A को अगर हम O और H से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा A अपॉन O, और बताइए A अपॉन H। बहुत बढ़िया भैया। अब H को भी आप दोनों से डिवाइड करो, किससे किससे, O और A से, तो H अपॉन O, और बताओ जल्दी से बताओ H अपॉन A। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, हमें 6 पॉसिबल रेशियोज दिख रहे हैं। 6 रेशियोज वो कौन कौन से हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो 6 पॉसिबल रेशियो हमको दिख रहे हैं, और अगर रेशियोज 6 हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी 6 होने चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये एंगल ए तो फिक्स है, इस एंगल ए के ऊपर अलग अलग रिलेशन लगा रहे हैं जिनको बोला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उन अलग अलग रिलेशंस को लगाने पर हमें ये अलग अलग 6 तरह के बेटा रेशियोज मिलते हैं। तो अब हम उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम को समझ लेते हैं। तो वो नाम क्या क्या है बोलो सब लोग। एक तो हो गया आपका साइन, बहुत बढ़िया। दूसरा हो गया आपका कोसाइन। तीसरा हो गया आपका टेंजेंट, बहुत बढ़िया। और बताइए, और सर होता है कोसीकेंट, समझ में आ रही है बात, कोसीकेंट, सीकेंट भी होता है सर, सीकेंट, और कोटेंजेंट भी होता है। क्या होता है, कोटेंजेंट भी होता है। तो यहां पर हमने देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और 6 ही रेशियोज हैं। बट यहां पर समझने वाली बात यह है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फिक्स रेशियो होगा। समझ में आ रही बात? जिस तरह से यहां पर 6 अलग अलग रेशियोज हैं और यहां पर 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर। तो ये अब हम लोग समझेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर एंगल पर क्या होती है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले को सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन ऑफ एंगल ए की। एंगल ए पर बात कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल ए बेटा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए में हम लोग अपोजिट साइड को लिखते हैं ऊपर। किसको बेटा, अपोजिट साइड को लिखते हैं ऊपर, और इसको डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से। ये बातें आपको याद रखनी है। कैसे याद होंगी, प्रैक्टिस से याद होंगी, और प्रैक्टिस जरूर करनी है। अपोजिट साइड की वैल्यू बताइए, BC लिख सकते हैं इसको, अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको AC लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? साइन ऑफ एंगल ए को बेटा हम लोग साइन ए भी लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए भी लिखते हैं। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो कोई इसको ऐसे ना समझना कि साइन इंटू ए लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये एज अ फंक्शन काम कर रहा है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे यही, क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल ए ही पढ़ते हैं। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए इसको साइन ए लिख लेते हैं और इसके मतलब को खुद से समझ लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है, BC अपॉन AC। ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया। अब साइन ऑफ एंगल ए का ही एक रेसिप्रोकल रिलेशन भी होता है, उसको बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना, साइन ऑफ एंगल ए का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो होता है कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। क्या बोला हमने, कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। अच्छा भाई, कोसीकेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग कोसेक ए। क्या लिखते हैं, कोसेक ए लिखते हैं।
तो कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, तो कोसेक ए की वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल होगी, यानी 1 अपॉन साइन ए होगी बेटा। बात समझ में आई। 1 अपॉन साइन ए को अगर हम देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बोलो अपोजिट साइड, यही तो आएगा बेटा। इसको रेसिप्रोकल करने पर हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड ही तो आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी जरा ये भी बता दो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी AC अपॉन BC। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया भाई। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा साइन ए और कोसेक ए। क्या पढ़ा, साइन ए और कोसेक ए। साइन ए का फॉर्मूला भी बना लिया हम लोगों ने, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू देखी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फिगर में, उसी को रेसिप्रोकल करा तो कोसेक ए मिला। कोसेक ए की वैल्यू 1 अपॉन साइन ए भी होती है, और इस ट्रायंगल की साइड के हिसाब से AC अपॉन BC वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही होगी? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हाँ सर आ रही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे चलते हैं, और वो क्या है, वो है बेटा कोसाइन। क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम लोग कॉस ए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है ये समझो। कॉस ए में एडजेसेंट साइड ऊपर लिखते हैं, एडजेसेंट साइड ऊपर लिखते हैं, और हाइपोटेन्यूज को नीचे लिखा जाता है। वैल्यू बता दो भैया। एडजेसेंट साइड है AB, बहुत बढ़िया। हाइपोटेन्यूज है AC। ये बात समझ में आई या नहीं? सही है भाई। वही बात हम फिर से बता रहे हैं, कॉस ए का मतलब क्या है, कॉस ए का मतलब ये नहीं है कि कॉस इंटू ए लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन की तरह काम करेगा। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कॉस ऑफ एंगल ए ही पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, कॉस ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट होता है। कौन होता है, सीकेंट। सीकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम लोग सेक ए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेक ए भी लिखते हैं। वैसे भी नहीं, सेक ए ही लिखते हैं, पढ़ने और लिखने में आसानी रहती है। तो सेक ए अगर इसका रेसिप्रोकल होता है तो रिलेशन बनाओ भैया, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। रिलेशन याद रखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए अगर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक ए क्या बनेगा, सेक ए बनेगा, बोलो सेक ए बनेगा इसका रेसिप्रोकल। और क्या, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर और एडजेसेंट साइड नीचे। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से भी बता दो। तो सर ट्रायंगल के हिसाब से सेक ए की वैल्यू आएगी, हाइपोटेन्यूज है AC और एडजेसेंट साइड है AB। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे, एक बार जरा ध्यान देंगे। हमने यहाँ पर देखा कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर हमने देखा सेक ए जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, और ट्रायंगल के हिसाब से ये वैल्यू हमारी साइड की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहां से हमने कॉस और सेक का फॉर्मूला भी देखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है टेंजेंट। क्या है बेटा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम लोग टैन ए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टैन ए लिखते हैं। टैन ए का फॉर्मूला समझिए बहुत ध्यान से। टैन ए में हम लोग अपोजिट साइड को ऊपर लिखते हैं और एडजेसेंट साइड को नीचे लिखते हैं। बात समझ में आई? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। वैल्यू बता दो ट्रायंगल के साइड्स की फॉर्म में। अपोजिट साइड है BC, बहुत बढ़िया, और एडजेसेंट साइड है AB। बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए, टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम लोग कॉट ए भी लिखते हैं। अब ये टैन का रेसिप्रोकल है तो उसी रिलेशन में बना के इसको लिखते हैं। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉट ए की वैल्यू आएगी 1 अपॉन टैन ए।
बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई। 1/10 आ गई तो साइड की फॉर्म में क्या आएगी? देखो भाई, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड को रेसिप्रोकल करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या बना? कॉट ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, या फिर कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 या फिर tan ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये बात समझ में आ गई? तो यहां से हमने साइन, कोसेक, कॉस, सेक और टैन एंड कॉट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बात करी, उनके आपस में रिलेशन को भी समझा। एक रिलेशन अभी और बच गया है, उसको भी देख ही लेते हैं। साइन की वैल्यू जो हमने अभी पढ़ी थी वो क्या थी, कोई बताएगा? अपोजिट साइड, याद करो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, यही थी। और कॉस ए की जो वैल्यू थी वो क्या थी? वो थी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही आ रही थी। अगर इन दोनों ही इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये बात को समझो। हमें मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, समझना बात को, ये बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई होगा, ये किनारे वाला किनारे से मल्टीप्लाई होगा। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू, ये देखो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, यही वैल्यू आएगी। बहुत बढ़िया भाई। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज को शहीद कर देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? हमको मिलेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और यही तो tan का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, यानी ये tan a आ गया अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस ए। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अभी हमने बात करी थी कि कॉट ए क्या होता है? वो होता है सर tan का रेसिप्रोकल, 1/tan a। अच्छा भाई, tan को रेसिप्रोकल करेंगे और tan साइन a अपॉन कॉस ए के इक्वल है, तो साइन a अपॉन कॉस ए को भी अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या कॉट ए का फॉर्मूला नहीं मिलेगा? आप सब कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। क्या हो जाएगा? कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां से हमने दो रिलेशंस और देखे, tan को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एंड कॉट को इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन देखा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर हमने बात करी और उनके आपस में रिलेशन पर भी हमने बात करी। तो चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगले कॉन्सेप्ट में हमें ये बात करनी है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इस एंगल A को कौन कौन सी साइड्स बना रही हैं, तो आप सब कहेंगे कि सर AC और AB एंगल A को बना रही हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम इस AC को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और AB को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करें और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, समझ रहे हो भाई? यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको नाम दे दें P एंड Q, तो एक नया ट्रायंगल हमको दिखता है जो कि है एंगल APQ। अब इस नए ट्रायंगल में भी एंगल तो यही A है, बात समझ में आ रही है? और इस एंगल A पर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा, अभी अभी देखा पीछे, तो यहां पर भी वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम करेंगे, साइन, कॉस, टैन, और बताओ, और कोसेक, सेक एंड कॉट। तो यहां पर सवाल ये है कि अगर इस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं इनमें चेंज करा जाए, चेंज कैसे हो रहा है? देखो, ये लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ भी बढ़ गई, तो क्या इस एंगल पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करे उनकी वैल्यू भी बदल जाएगी या वो वैल्यूज सेम रहेंगी? यही बात को अब हमें समझना है। तो देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया बहुत खूबसूरत सा, इसको नाम दे देते हैं AB एंड C, और बताइए इसको नाम दे दिया हमने PQ और X एंड Y। हुआ क्या है, हमने यहाँ पर 2 बार AC को बढ़ाया है, एक बार P तक ले गए C से बढ़ा के और AB को बढ़ा के Q तक ले गए, दूसरी बार में हमने इसको बढ़ा के X तक ले आए और इसको बढ़ा के हम Y तक ले आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 3 तरह के ट्रायंगल मिले। अब नेमिंग करो फिर से, देखो A
बी सी, तो ये तो वही रहा ए बी एंड सी। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या नाम दिया है, पी क्यू, तो एंगल ए तो वही है बेटा, तो ये तो ए ही रहेगा। हमने इसको क्या नाम दे दिया, पी एंड क्यू दे दिया। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको क्या नाम दिया था, एक्स एंड वाई, यही तो दिया था। एंगल तो अभी भी ए ही रहा, ये एक्स हो गया, ये हो गया हमारा वाई। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, तो सभी राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पर बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। हम अपने मन से इनकी कुछ लेंथ को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक। ये हमने ले लिया 5, ये 4 ले लिया, ये 3 ले लिया, ठीक है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करने चाहिए। उसी तरह से हम इनकी साइड्स को अज्यूम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आई होप आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो हमने ये साइड ले ली 10, ये साइड ले ली 8 और ये साइड ले ली हमने 6। तीसरे में देखते हैं, ये साइड हमने ले ली 15, ये साइड हम अज्यूम कर रहे हैं 12 और ये अज्यूम कर लेते हैं 9। आप अप्लाई करके देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, हर जगह पर पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम साइन ए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, साइन ए की बात करें, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, सबको पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, वैल्यू रखेंगे 4/5 आएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अच्छा, पी ए क्यू में देखें अगर, तो साइन ए यहां पर भी है, पी ए क्यू में अपोजिट साइड क्या है सर, पी क्यू है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पी है, वैल्यू चिपका दो, पी क्यू की वैल्यू 8, ए पी की वैल्यू 10, सिंप्लीफाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, वैल्यू क्या आई सर, 4/5 आई। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब इस ए एक्स वाई वाले में देख लो, ए एक्स वाई वाले में साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बार बार फॉर्मूले को रिपीट करेंगे जिससे फॉर्मूले रट जाएं, कोई डाउट ना रहे, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड क्या है, एक्स वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए एक्स, वैल्यू चिपका दो, 12/15, सॉल्व करो, 3 4 ज़ा 12, वैल्यू क्या आई, 4/5 आई। क्या आई वैल्यू, 4/5। तो हम ये देखते हैं कि हर बार साइन ए की वैल्यू सेम आती है, साइन ए की वैल्यू सेम आती है। इसी बात को सिमिलैरिटी का यूज करके हम आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं। देखिए सभी में एंगल ए आ रहा है, इसका मतलब सभी में एंगल ए इक्वल है। एक एंगल 90 डिग्री है, सभी ट्रायंगल्स में मौजूद है। तो देखो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से क्या ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे? हाँ सर, बिल्कुल सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स के प्रोपोर्शन भी इक्वल होंगे या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल होंगे। देखिए अब हम आपको कॉस के रिस्पेक्ट में इन रेशियोज को समझाते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। कॉस ए की वैल्यू किसमें? ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में कॉस ए की वैल्यू बताइए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर, समझ में आ गई। अच्छा भाई देखो फिर ट्रायंगल ए पी क्यू में बताओ, ट्रायंगल ए पी क्यू में कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? फिर से एडजेसेंट साइड, इस बार एडजेसेंट साइड ए क्यू है तो ए क्यू अपॉन ए पी। ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर, समझ में आई। ये ए क्यू है, ए क्यू अपॉन ए पी। बहुत बढ़िया। अब जो लास्ट ट्रायंगल है वो क्या है? ट्रायंगल ए एक्स वाई। ए एक्स वाई में कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? कॉस ए की वैल्यू ए वाई अपॉन ए एक्स आएगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो कॉस की वैल्यू हमें दिखने लगी। अब सिमिलैरिटी का यूज कर लिया जाए। सिमिलैरिटी हम लोग समझ चुके हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कौन कौन से एंगल? एक तो एंगल ए कॉमन है, दूसरा 90 डिग्री। फिर से हमने ये बात आपको रिपीट कर दी, ठीक है। देखिए अगर हम पहले ट्रायंगल ए बी सी और ए पी क्यू की बात करें, दोनों ही सिमिलर हैं और हम उन्हीं साइड्स को कंसीडर कर रहे हैं जो मेरे कॉस के रेशियो में आ रही हैं। यानी
AB आ रहा है और AC आ रहा है, इसी तरह से AQ आ रहा है और AP आ रहा है। वैसे तो हमें पता है कि तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, बट हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें, जो हमें चाहिए बस हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं AC अपॉन AP इज इक्वल टू AB अपॉन AQ। भैया बताओ कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब दूसरे ट्रायंगल्स में देखो, ट्रायंगल AQP एंड AYX में देखते हैं, ये भी सिमिलर हैं तो ये भी देख लिया जाए कि कौन कौन सी साइड्स हमारे काम की हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि AX और AY हमको चाहिए, तो इन्हीं का प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। तो AP अपॉन AX इज इक्वल टू AQ अपॉन AY। यही मिलेगा या नहीं? हाँ सर, यही मिलेगा। अब समझना बात को बहुत ध्यान से। अब हम अरेंज करने जा रहे हैं इन दोनों प्रोपोर्शंस को अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू के हिसाब से। रिक्वायर्ड वैल्यू दिख रही है, ये देखो, AB अपॉन AC, AQ अपॉन AP, AY अपॉन AX। हम यही रेशियो इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे फाइंड होगा ये भी समझो। AB के नीचे क्या चाहिए? AC। ठीक है, यहां पर देखो दिख रहा है, ये AC, ये AB। दिखा के नहीं? बहुत बढ़िया। क्या किया जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा AQ अपॉन AP इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्या ये मिलेगा या नहीं? सब लोग बोलेंगे हाँ सर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से फिर से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AQ के नीचे AP। क्या चाहिए? AQ के नीचे AP चाहिए। तो यहाँ इस रिलेशन में भी हम यही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AQ के नीचे AP ले आओ, AX के ऊपर AY ले जाओ, हमको मिलेगा AY अपॉन AX इज इक्वल टू AQ अपॉन AP। ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लें, तो हमें क्या दिखता है? ये दोनों ही इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। अब भैया तुम लोग कहोगे सर कैसे इक्वल हैं? तो देखो, AQ अपॉन AP यहाँ पर भी है, ग्रीन कलर से दिख रहा है, AQ अपॉन AP यहाँ पर भी है, AQ अपॉन AP यहाँ पर भी है। ग्रीन ग्रीन मिक्स हो गया है ना, ग्रीन ग्रीन मिक्स हो गया। कोई दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये देखो AQ अपॉन AP यहाँ पर भी है। तो AQ अपॉन AP जब इक्वल है, AQ अपॉन AP इक्वल है, तो क्या ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वल इक्वेशंस हैं, तो इनको मर्ज करके लिख दिया जाए। चलो लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे AQ अपॉन AP इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू AY अपॉन, बोलो यार, AY अपॉन AX। समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गए। अब देखो, ट्रायंगल ABC में cos A की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC। ट्रायंगल ABC में cos A की वैल्यू है। बहुत बढ़िया। AQ अपॉन AP कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल APQ में किसकी वैल्यू है? cos A की वैल्यू है। बहुत बढ़िया। AY अपॉन AX देखो किसमें? ट्रायंगल AXY में किसकी वैल्यू है? cos A की वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों ही प्रोपोर्शन आ रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? cos A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि cos A की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे उस ट्रायंगल में उस एंगल की साइड्स को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। यहां पर इस एंगल A की साइड्स को 2 बार बढ़ाया गया
और फिर भी इस एंगल ए की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया भाई। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन देंगे? हम यही बोलेंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी फिक्स एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है वो उस एंगल को बनाने वाली साइड्स की लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। वो लेंथ या तो बढ़ाई जाए या कम करी जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। यहां पर हमने नंबर्स के एग्जाम्पल से इसी बात को समझा और फिर हमने सिमिलैरिटी का यूज करके ये बात प्रूव भी कर दी। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है तो हम कैसे बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसी पर हम बात यहां पर करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल हम अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं कि tan a 3/4, ठीक है, 3/4 हमने tan a की वैल्यू अज्यूम कर ली। अब आप सभी को पता है कि tan a यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब एक बात आप लोग बताइए, क्योंकि ये एक रेशियो है तो क्या रेशियो की कोई यूनिट होती है? रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो यूनिट लेस होता है। दूसरी बात, इस रेशियो से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट साइड है ये 3 है ऐसा नहीं पता है, एडजेसेंट साइड 4 है ये नहीं कहा जा रहा है, इन दोनों का रेशियो बोला जा रहा है। तो जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है और रेशियो पता होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनमें से कोई एक वेरिएबल, वो वेरिएबल क्या होता है बेटा? वो होता है इन दोनों का ही HCF। HCF इन दोनों में कट रहा होगा, कैंसिल आउट हुआ होगा, फिर ये 3/4 बच रहा है। ये होता है कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है बात? चलो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 16, ठीक है, 12 और 16। 12 और 16 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 12/16 करने पर वैल्यू क्या आएगी? 12 को लिखते हैं हम लोग 3 × 4 और 16 को लिखते हैं 4 × 4। अब यहां से 4 और 4 को शहीद कर दिया जाए तो बचेगा 3/4। 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ में आ रही है बात? 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो की, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या थे? 12 और 16। तो एग्जैक्ट नंबर जब नहीं पता है तो रेशियो से एग्जैक्ट नंबर की तरफ कैसे बढ़ा जाए? हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल x, ये कैंसिल आउट हो गया होगा। कोई वैल्यू कैंसिल आउट कैसे होगी? देखो इन दोनों का ही HCF 4 है। HCF निकालना आता है, 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2 × 2 × बोलो 3 आएगी, यानी 2 की पावर 2 × 3 आएगी, यही आएगी। 16 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 4 आएगी। क्या आएगी? 2 की पावर 4। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। 3 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। HCF की डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। या फिर हम सिंपल भाषा में समझें तो गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर की लीस्ट पावर्स जो होती हैं उनको उठाया जाता है। यहाँ पर लीस्ट पावर 2 की क्या दिख रही है? 2 की पावर 2 दिख रही है, यानी कि यहाँ से उठेगा 2 की पावर 2। और 3 की लीस्ट पावर क्या दिख रही है? यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 0 है, यानी 3 की पावर 0 उठेगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर आएगी 4 × 1, यानी HCF क्या आया? 4। यही वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब समझ में आया कि जब कोई रेशियो दिया होता है तो हम उसमें x क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो x एक्चुअल में क्या होता है? वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसी वैल्यू रही होगी जो कैंसिल आउट हो रही होगी, इसलिए
रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाने पर एक वेरिएबल दोनों ही रेशियो के नंबर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो एक्चुअल में HCF होता है और सारा खेल उसी को फाइंड करने का होता है। चलो भाई, अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद तो है। ठीक है, तो अपोजिट साइड की अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू अज्यूम करनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, लेट x बी एनी वेरिएबल। ये एनी वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है, HCF होता है। समझ में आ गई बात, ये हमने वेरिएबल लेट कर लिया। तो अपोजिट साइड क्या आएगी, अपोजिट साइड आएगी 3x और एडजेसेंट साइड क्या आएगी, एडजेसेंट साइड आएगी 4x। ये बात समझ में आई या नहीं? ये x कैसे आया, x होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से बताया है, ना समझ में आया हो तो एक बार और समझ लेना। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें। अपोजिट साइड a के रिस्पेक्ट में क्या है, वैसे BC है, बहुत बढ़िया भाई। और एडजेसेंट साइड क्या है, AB है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 3x और ये हो गया 4x। अब क्या करना है, अब लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद निकालनी है इस वेरिएबल x की वैल्यू। चलो भाई लगाते हैं फिर। पाइथागोरस थ्योरम तो आप सबको पता ही होगी, क्या होती है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, इट मींस द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। लगाते हैं भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो लगेगा, हाँ सर यही लगेगा। क्या AC की वैल्यू पता है, नहीं पता है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। AB की वैल्यू 4x का कर देंगे स्क्वायर, BC की वैल्यू 3x का कर देंगे स्क्वायर। चलो भाई इसको एक्सपेंड करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, यानी AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो मिलेगा x। AC की वैल्यू आ गई 5x। सारी साइड्स मिल चुकी हैं, हाँ सर मिल चुकी हैं। देख लो भैया, क्या बोला हमने, AC की वैल्यू निकाली 5x, ठीक है, और बताओ AB की वैल्यू निकाली 4x। निकाली क्या, दी हुई थी 4 था रेशियो में, x चिपका दिया। और BC की वैल्यू क्या है, 3x। अब बताओ कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग जाएंगे सारे के सारे, हाँ सर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग जाएंगे। बताओ फिर साइन A की वैल्यू बताओ। साइन A क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट साइड है BC, हाइपोटेन्यूज AC, वैल्यू चिपका दो। BC की वैल्यू 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज 5x, यानी x और x कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आएगी, 3/5 आएगी। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा अब बताओ कॉस A की वैल्यू। कॉस A क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB की वैल्यू 4x, हाइपोटेन्यूज 5x, x से x शहीद हो गए, 4/5। इसी तरह से क्या हम कोसेक नहीं निकाल पाएंगे, कोसेक भी निकाल लेंगे। या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है बताओ सब लोग, कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, या तो आप साइन A का रेसिप्रोकल कर दीजिए। साइन A का रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, AC अपॉन BC मिलेगी। क्या मिलेगी, AC अपॉन BC। वैल्यू क्या आएगी, 5/3। इसी तरह से हम सेक और क्या करेंगे, सेक और कॉट भी निकाल लेंगे। सेक बताओ कैसे निकाल दें, सेक निकालेंगे कॉस का रेसिप्रोकल करके। सेक A की वैल्यू 1/cos A, या फिर हम कहें AC अपॉन AB। और अगर हम साइड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। AC अपॉन AB कैसे आएगा, 4/5 को रेसिप्रोकल कर दे, 5/4 आ जाएगा। तो कॉट A बचा, ये कॉट A आप लोग फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस तरह से मेरा इस वीडियो का डिस्कशन खत्म होता है। वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।